अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। बहुत लेंथी चैप्टर है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बेयर विद मी। टॉपिक नंबर 71, डेफिनेशन। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी होता क्या है? बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन होती है कि कोई भी स्पीच साउंड या साउंड सिस्टम, कोई भी जो हम बोलते हैं वो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है अपने मुंह से, क्या उसकी साउंड होगी। ये सारे एस्पेक्ट इस टर्म के नीचे आते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है। फोनेटिक्स में क्या होता है, इसमें डिफरेंट साउंड होती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स होती हैं फोनेटिक्स में। तो इस फील्ड का ज़्यादातर कंसर्न किससे है? पैरल और परफॉर्मेंस से। मतलब कि हमें खाली हम साउंड तो नहीं ना यूज़ करते, हम उन साउंड्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड का हम यूज़ करते हैं, उन स्पीचेस को हम इकट्ठे मिला के मिक्सअप करके हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस हो गई ना। तो फोनेटिक्स इसके साथ डील करता है, फोनोलॉजी इसके साथ डील करता है। अब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फ़र्क क्या है? उन्होंने फोनेटिक्स का बताया है कि फोनेटिक्स, सबसे पहले तो ये MCQs देख लें, ग्रीक से निकला है और इसका मतलब होता है साउंड और वॉइस। ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच स्टडी करते हैं, अलग अलग साउंड्स, इंडिविजुअल साउंड्स। और इसमें क्या क्या आता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स और साइंस के, मतलब जो वो हम साउंड बोल रहे हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो जब हम मुंह से निकालते हैं तो वो क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, उसकी फ़िज़िक क्या है, कैसा हमें सुनने को मिल रहा है वो वर्ड। ठीक है। और फोनेटिक्स में फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन आती है, स्पीच कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम अपने मुंह से। ये सब आगे मैं आपको समझाऊंगी, ये आगे सारे चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ दे रही हूँ। फिजियोलॉजिकल नाम से ही जाहिर है फिज़िक उसकी, कि कैसे वो साउंड बन रहा है हमारे मुंह से, कौन से ऐसे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं जो वो साउंड बनाने में मदद कर रहे हैं, प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। इसमें अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि बोल कैसे रहे हैं हम। फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन, उसके बाद अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ के मतलब बोल कैसे रहे हैं, वो साउंड जब हम बोल रहे हैं तो एयर प्रेशर कितना है, क्या 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 मैं कहूँ, हमारे फेस का, हमारे मुंह का एंगल कैसा है, ये सब उसमें आता है। इसके अलावा ऑडिटरी परसेप्शन के जो अगला सुन रहा है वो उस वर्ड को हम बोल रहे हैं ना। फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन हो गई, अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद क्या अगला मरहला आता है, जब हमारे मुंह से साउंड निकलती है तो अगला उसका क्या मीनिंग ले रहा है, क्या उसे कैसे उस साउंड को ले रहा है, सुन कैसे रहा है। ऑडिटरी सुनना, ऑडिटरी परसेप्शन अगला उसे कैसे ले रहा है, कैसे उसे सुन रहा है वो साउंड। और इसमें न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेटस आता है कि अगले ने सुन के अपने दिमाग में उस साउंड को कैसे डिकोड किया, क्या उसने ऐसा क्या प्रोसेसेस होते हैं उस साउंड को दिमाग तक पहुंचाने में, उस साउंड को समझने में। फोनेटिक्स में ये सब आते हैं। फोनोलॉजी में क्या आता है? ग्रामेटिकल करेक्टराइजेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ साउंड एंड साइंस के, मतलब सिंपल अल्फाज में फोनेटिक्स वो होता है अलग अलग साउंड्स। ठीक है। अलग अलग साउंड्स वो कैसे बनती हैं, वो कैसे बोली जाती हैं, और वो अगला कैसे सुनता है और उसे कैसे समझता है, ये फोनेटिक्स में आता है। फोनोलॉजी में आता है कि अलग अलग साउंड्स को मिक्सअप करके हम मिला के जो एक इंडिविजुअल, एक यूनिक सा साउंड बनाते हैं, एक हम पूरा वर्ड बना के जो उसके एक रिदम में हम बोलते हैं, ये फोनोलॉजी में आता है। ग्रामेटिकल करेक्टराइजेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ साउंड्स एंड साइंस। हमने एप्पल बोला, हमने एप्पल में कितनी साउंड आ रही हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल साउंड्स कितनी ज़्यादा आ रही हैं, उनको मिक्सअप करके हमने कैसे बोलना है, ये फोनोलॉजी में आता है।
फिर से एक बार बता दूं, फोनेटिक्स मतलब अलग अलग साउंड्स, फोनोलॉजी इकट्ठा करके कैसे वो बोले जा वो साउंड कैसे निकलेगी, ठीक है। आई होप सो समझ आ गई होगी। फोनेटिक्स के 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। क्या हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। सब समझाऊंगी आगे, यही है सारा चैप्टर, बहुत लेंथी है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इसमें क्या आता है? इसमें स्पीच ऑर्गन्स आते हैं। आर्टिकुलेटरी में क्या आता है? हमारे स्पीच ऑर्गन्स। वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिससे साउंड्स हमारी प्रोड्यूस होती है, जिनकी वजह से साउंड्स प्रोड्यूस होती है। मसलन वोकल ऑर्गन्स हो गए हमारे, या आर्टिकुलेटर्स हैं, जो भी आप उन्हें कह लें। और जो ये स्पीच ऑर्गन्स होते हैं उन्हें आर्टिकुलेटर्स भी बोल सकते हैं, वोकल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है उन्हें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स बोला जाता है, ठीक। आगे है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक्स में क्या होता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स के कहाँ से कितना एयर प्रेशर हम अपने लंग्स से लाएंगे तो ऐसी साउंड प्रोड्यूस होगी। ज़ुबान किस वे में मूव होगी तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी। अकॉस्टिक फोनेटिक्स में ये सब आते हैं। और इन सब का आगे एमसीक्यूज़ है, ये आपने देखना है। ये एमसीक्यूज़ है। स्पेक्ट्रोग्राफ, ये एक मशीन है जी जो मुहैया करती है साउंड वेव्स को। अकॉस्टिक फोनेटिक्स में साउंड वेव्स भी आती हैं कि किस वे में एक साउंड दूसरे तक पहुंचती है, कौन सी क्या फ्रिक्वेंसी होती है, क्या उसके एम्पलीट्यूड होता है, ये सब कुछ अकॉस्टिक फोनेटिक्स में आता है। सिंपल अल्फाज में यही है कि फ़िज़िकल और प्रॉपर्टीज़ जो स्पीच साउंड्स की होती हैं ना, कि कितना एयर फ्लो होगा, कैसे वाइब्रेट होगा, लो आवाज़ होगी तो कैसे निकलेगी, हाई पिच होगी तो वो कितनी क्या होगा सिस्टम, ये सब कुछ अकॉस्टिक फोनेटिक्स में आता है। आर्टिकुलेटरी में ऑर्गन्स आ जाते हैं। अकॉस्टिक में उन ऑर्गन्स को कैसे यूज़ करना है, वो किस वे में यूज़ होते हैं, तो कौन सी स्पेसिफिक साउंड निकलेगी, वो आ जाता है, ठीक है। ये इसमें आ जाता है। अच्छा, अब साउंड को मुहैया करने के लिए, साउंड वेव्स को मुहैया करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। ये जी हमें दिखाता है कि हमारी जो साउंड है वो वेव्स की शक्ल में कैसे आ रही हैं, डिपिक्ट करता है ये इमेजेस की शक्ल में हमारी साउंड को। हमारे साउंड को इमेजेस की शक्ल में हमें दिखाता है कि हाई पिच होगी तो वो वेव कैसी होगी, लो पिच होगी तो वो वेव कैसी होगी। और जी ये स्पेक्ट्रोग्राम्स और सोनोग्राम्स की शक्ल में हमें दिखाता है। उन्हें स्पेक्ट्रोग्राम्स और सोनोग्राम्स कहेंगे, जो ये इमेजेस और वेव्स जो भी वटेवर हमें दिखाता है उन्हें स्पेक्ट्रोग्राम्स और सोनोग्राम्स कहते हैं। जो कि हमें ड्यूरेशन दिखाती है कि कितनी ड्यूरेशन में हमारी साउंड गई, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ द साउंड, ये ओवरऑल इसमें ये हमें दिखाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। थर्ड है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये जी अब आ गए सुनने वाले के मराहिल में, कि साउंड बोली भी गई, साउंड के ऑर्गन्स और फिर वो बोले जाने के तरीके वो हो गए। अब बोलने के बाद साउंड निकल गई मुंह से, ठीक है। अब आगे ऑडिटरी फोनेटिक्स के अगले ने सुना तो उसने क्या लिया। ये जी इन्वेस्टिगेट करता है परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय द लिसनर, कि जो सुनने वाला है वो उस साउंड को कैसे ले रहा है, जैसे बोली गई क्या उसे वैसे ही सुनाई दे रही है या किसी और तरीके से वो सुन रहा है, और वो कैसे सुन रहा है। ये सब कुछ इसमें आता है ऑडिटरी फोनेटिक्स में। और सुनने के बाद उसने मतलब कौन से ऐसे उसके कान में ऑर्गन्स थे जिसकी वजह से उसने सुना, और उस ऑर्गन ने क्या कैसे उस साउंड को लिया, उसने कैसे उसे सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर उसके ब्रेन ने कैसे उसे परसीव किया, ये ओवरऑल इसमें आता है, ठीक। टॉपिक नंबर 72, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, और ये किसी इंडिविजुअल लैंग्वेज, किसी एक खाली लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती, ये लैंग्वेज को इन जनरल स्टडी करती हैं। मतलब एक लैंग्वेज है उसकी साउंड्स को स्टडी करती है ना, तो साउंड्स बेशुमार है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही लैंग्वेज को
जो स्टडी है उसे इंडिविजुअल लैंग्वेज को करे। ये साउंड्स को बस करती है, वो साउंड्स किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, वो साउंड कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये बस साउंड्स को करती है स्टडी। इसके अलावा ये इसका कंसर्न है नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से, कि मतलब जो साउंड है वो किसी ना किसी वे में जाके कम्युनिकेट कर रही है ना कुछ, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रही है, कैसे कोई साउंड निकल रही है, वो साउंड क्या कम्युनिकेट कर रही है, वो मिलके क्या कम्युनिकेट करेगी, उसका मीनिंग क्या होगा, ये ओवरऑल इसका ये फंक्शन है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ देख लें कि स्पीच इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। बस। टॉपिक नंबर 73 आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिर से जी आ गया, ये डिटेल्ड में उन्होंने बता दिया है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स किस चीज़ से डील करता है? ये सेंडर से डील करता है, कि मतलब आर्टिकुलेटरी क्या है? ऑर्गन्स, वोकल ऑर्गन से रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि कोई भी साउंड कैसे आर्टिकुलेट हो रही है, कौन से ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं जिसकी मदद से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें क्या आएगा? सेंडर आएगा ना, सेंडर प्रोड्यूस करेगा, उस सेंडर से कंसर्न है उसका रिसीवर से कंसर्न नहीं है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। इसके अलावा ये क्या है जी? फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज इन साउंड वेव्स, के मतलब फिज़िकली हम कैसे अपनी साउंड को बयान कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ भी आती है। सिंपल अल्फाज में जो मैंने आपको बता दिया है वही आ जाके उन्होंने इधर उधर की बातें कर कर वही बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास नहीं है, एक बार फोकस के साथ पढ़ लें सारा चैप्टर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, फिर वही बात आ गई एयर स्ट्रीम की। उन्होंने बात की है कि क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स प्रोड्यूसेस स्पीच। एक हवा हमारे लंग्स से आती है, वो क्या करती है? वो स्पीच प्रोड्यूस करती है। एक प्रेशर होता है एयर का। द लंग्स एक्ट एज अ बेलोस पुशिंग एयर थ्रू द थ्रोट, नोज एंड माउथ। वो कहते हैं कि हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, वो एक जैसे कह लें ना, हम हवा का एक झोंका देने वाले, हवा का एक प्रेशर देने वाले ना बेलोस की तरह काम करते हैं, कि वो एयर जो होती है वो हमारे गले, हमारी नाक, हमारे मुंह से वो निकलती है और क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। आगे जी इनग्रेसिव साउंड्स आ गई और एग्रेसिव साउंड्स आ गई। इनग्रेसिव साउंड्स क्या होती हैं? वो साउंड्स जो सांस अंदर लेने से प्रोड्यूस होती हैं। सांस अंदर खींचेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस होगी। उनका कहना है कि इंग्लिश ऐसी ज़ुबान नहीं है कि जो सांस अंदर लेने से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करे, या हमने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। इनग्रेसिव साउंड्स वो होती हैं जो कि बाहर हवा फेंकने से प्रोड्यूस होती हैं, और ऑल लैंग्वेजेस, ज़्यादातर लैंग्वेजेस यही होती हैं, ऐसी ही होती हैं। हम बाहर हवा फेंकते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। हवा अंदर खींचने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और आर्टिकुलेटर्स, ये वही आ गया। आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं? शुरू से एक ही बात वो बताई जा रहे हैं कि ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं? वोकल ऑर्गन्स हैं। अच्छा, अब उनका कहना है कि एयर तो आ गई बाहर, प्रेशर आ गया एयर का बाहर, ठीक है। अब ये एयर जो है ये बाहर आते आते कुछ मॉडिफाइड हो जाती है, कुछ तब्दील हो जाती है कुछ स्ट्रक्चर की बिना पर। वो कौन से स्ट्रक्चर हैं? वो हमारे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर हैं, और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि मतलब अब हमारी ज़ुबान है, हमारा गला है, हमारी आवाज़ है, हमारे जो भी ओवरऑल सिस्टम है जिस तक के थ्रू हम बोलते हैं, या प्रेशर ही हम कह लें यार। प्रेशर कभी लो साउंड होती है, कभी हाई साउंड होती है। किसी वर्ड में हम किसी तरह टंग को मूव करते हैं। ये कहते हैं कि वो एयर जो है वो बाहर आते आते मॉडिफाइड हो जाती है इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या कहा है? एज द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और आर्टिकुलेटर्स। पास। MCQs देख लें जी। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज़ कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरोडायनेमिक्स एनर्जी इनटू अकॉस्टिक एनर्जी,
कि मतलब एरोडायनेमिक एनर्जी, हवाई जिसे कहते हैं एनर्जी, उन्होंने कहा है जनरली अगर ओवरऑल आपको बताएं तो इस फोनेटिक्स में ये आता है कि हम हवा की एनर्जी को बोलने की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अकॉस्टिक एनर्जी में। ठीक। टॉपिक नंबर 74, अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक्स किससे कंसर्न है? द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स मेड बाय द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स फॉर कम्युनिकेशन। वो जो साउंड अब निकल रही है ऑर्गन्स के इस्तेमाल से, वो कैसी है? वो इतनी तो हमारी साउंड की वो होती है इकसाम, कुछ कहीं लो होती है, कहीं हाई होती है, कहीं हम बहुत जिसे कहते हैं इमोशनली बोल रहे होते हैं तो हमारी साउंड कैसी होती है, कहीं पे हम बहुत तलख लहजे में बोलते हैं तो हमारी साउंड कैसी होती है। तो ये उन वेव्स, ये जो साउंड वेव्स हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए ये उसको स्टडी करती है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। उनका कहना है कि हमारी जो स्पीच होती है वो मतलब मुख्तलिफ होती है ना, जैसे मैंने बताया कहीं पे लो होती है, कहीं पे हाई होती है, फ्रिक्वेंसीज अलग होती हैं। तो वो क्या वजह है? वो एयर प्रेशर की वजह से होती है कि कितना एयर प्रेशर हम दे रहे हैं अपनी साउंड को निकालने में। और वो एयर प्रेशर किसकी वजह से होता है? रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कोज्ड बाय द फ्लो ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। के मतलब हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से एयर फ्लो जितना होगा उस हिसाब से एयर मॉलिक्यूल्स में कि एयर मॉलिक्यूल्स के फिज़िकल डिस्टर्बेंस आएगी उस एयर फ्लो की वजह से। जितना एयर का फ्लो होगा उसी हिसाब से एयर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और उसी के हिसाब से एयर प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब उस एयर फ्लो ने एयर मॉलिक्यूल्स को क्या किया? वो उसे एक जगह इकट्ठा कर देता है और उसे एक रिदम में चलाता है। क्या यहाँ पे लिखा है? अल्टरनेटिवली क्राउड टुगेदर एंड मूव अपार्ट, ऑस्किलेट, मतलब एक रिदम में ऊपर नीचे वो उस एयर फ्लो को भेजता है। एयर फ्लो जो होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स को एक रिदम में ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी करके एक रिदम में उसे आगे भेजता है साउंड की शक्ल में, क्रिएटिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली इन एयर प्रेशर, जिसकी वजह से एयर प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। फिर से जो हमारे लंग्स में एयर फ्लो होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स को एक रिदम में आगे भेजता है, एक जिसे कहते हैं, जैसे ये नीचे आपको वेव्स नज़र आ रही हैं इसमें भेजता है। ठीक है, जो कि क्या पैदा करती हैं? क्रिएटिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली इन एयर प्रेशर। यही चीज़ एयर प्रेशर की जो होती है क्वालिटी उसे बनाता है कि कैसा एयर प्रेशर आ रहा है, कम है, ज़्यादा है, कम होगा तो लो वॉइस है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वॉइस है। तो ये चीज़ ये है। ठीक है, द रिजल्टिंग साउंड वेव्स ट्रांसमिट दीज चेंजेस इन प्रेशर फ्रॉम स्पीकर टू हेयर। वही बात होगी जो मैंने आपको पहले बताई। अच्छा, अब ये जो साउंड वेव्स हैं ये डिस्क्राइब की जा सकती हैं किसमें? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्क्राइब की जा सकती हैं। वो क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे साइकिल, पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। पहले भी आपको बताया था। साइकिल क्या होता है? अ साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वन इंक्रीज एंड वन डिक्रीज इन एयर प्रेशर। एक जो इंक्रीज़ हो रहा है वेव में और एक जो डिक्रीज़ हो रहा है वेव में, वो कितना है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसे साइकिल कहते हैं। जिस सीक्वेंस में वो जारी होगी वो उसका साइकिल होगा। ठीक है, पीरियड क्या होता है? वो टाइम होता है जिसमें एक साइकिल अपना वक्त लेता है पूरा होने में। अ पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। ये आपने MCQs के तौर पर याद रखने हैं। दैट वन साइकिल टेक्स, एक साइकिल जो भी टाइम लेता है वो पीरियड कहलाता है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, HZ, HC।
ये भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। उनका कहना है कि फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी आपकी हाई होगी, आप हाई पिच रिसीव करेंगे अपने कान में, अब उस साउंड की हाई पिच रिसीव करेंगे अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी। अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो लो पिच, ऑब्वियस सी बात है ये। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जी वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की शिद्दत होती है बेसिकली कि जैसे अगर बहुत कोई लाउड बोलेगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, बहुत लो कोई बोलेगा तो वाइब्रेशन कम होगी, ठीक है। यहाँ पे एक है प्योर टोन्स। प्योर टोन्स क्या होती हैं? जिनमें कोई वेव्स नहीं होती, वो एक सीधी कोई एक साउंड होती है। उनका कहना भी है कि ये रेयरली ही इन्वायरमेंट में जो होती हैं अक्कर होती हैं ऐसी साउंड्स के जिनमें कोई वेव ना हो, जिनमें कोई पिच ना हो, जिनमें कोई फ्रिक्वेंसी ना हो, जिसमें कोई साइकिल ना हो, जिस सारी चीज़ें जिसमें ना हो, बहुत ही कोई मोनोटोन सी वो टोन होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये ना बहुत रेयरली इन्वायरमेंट में अक्कर होती है। ये आपने कॉन्सेप्ट वैसे ही आपको दे दिया। टॉपिक नंबर 75 ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होती हैं? अब हमने पढ़ा ऑडिटरी फोनेटिक्स में आ जाता है रिसीवर, जो सुनने वाला, जो वो कैसे साउंड को परसीव कर रहा है, उसका साउंड क्या, उसका ब्रेन कैसे परसीव कर रहा है, कौन से ऑर्गन जो हैं वो सुनने में मदद दे रहे हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स में टू डिस्टिंक्ट ऑपरेशन होते हैं। वो क्या होते हैं कि सबसे पहले तो ऑडिशन प्रॉपर के बारे में वो बात करते हैं कि उसमें क्या आता है कि परसेप्शन ऑफ साउंड्स, साउंड कैसे ली जा रही है, कैसे हम ले रहे हैं, एक साउंड जिसने बोली हम उस साउंड को कैसे ले रहे हैं बाय आवर ऑडिटरी अपरेटस। ऑडिटरी अपरेटस क्या होता है? हमारा कान जो सुन रहा है, जो साउंड बोली जा रही है, परसेप्शन ऑफ साउंड्स बाय आवर ऑडिटरी अपरेटस, हमारा कान सुनने वाला, हमारा आला जो सुन रहा है वो उस साउंड को कैसे ले रहा है, कैसे सुन रहा है, और उस साउंड को, उस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरल सिग्नल में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दिमाग तक पहुंचना है ना, वो कैसे उस साउंड को न्यूरल साइन में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद और क्या यहाँ पे स्टडी किया जाता है? एनालिसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय द ब्रेन। वो ब्रेन जो हमारा है वो कैसे एनालाइज कर रहा है उस साउंड को, इस इंफॉर्मेशन को, उस जो भी हम सुन रहे हैं, और कैसे वो डिकोड कर रहा है उस मैसेज को जो कि हमें दिया गया है उस साउंड के ज़रिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्बल मैसेज, ठीक। अब जी उन्होंने आगे आपको पूरा वो सिस्टम बता दिया है कान का कि कैसे कैसे साउंड आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये साउंड वेव्स जो अगला बोल रहा है वो हमारे कान तक पहुंचती हैं और एयर ड्रम इन योर मिडल एयर टू वाइब्रेट, ये हमारे एयर ड्रम से टकराती हैं और हमारा जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है उन साउंड वेव्स की वजह से। उसके बाद क्या होती है, ये साउंड जो होती है एयर ड्रम से 3 लिटल बोन्स, 3 छोटी सी हड्डियाँ होती हैं हमारे कान में, मैलेट, इनकस एंड स्टिरिप, ये उन तक पहुंचती है, ठीक है। फिर ये वाइब्रेशन जो ये स्टिरिप बोन है, ये उसकी मदद से हमारे इनर ईयर में पहुंचती है। उसके बाद ये कोकेलिया में पहुंचती है। कोकेलिया क्या होता है? अ लिटल कोयल लाइक ऑर्गन फिल्ड विद लिक्विड। ये जो गोल गोल सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये है कोकेलिया। ये वहाँ तक पहुँचती है साउंड। फिर उसके बाद कोकेलिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक वर्टिबुलर मेम्ब्रेन, एक बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेंट्रल रोल अदा करती है किसमें? एक्ट ऑफ ऑडिशन में, सुनने के अमल में ये सेंट्रल रोल अदा करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स पड़े होते हैं, जो वो सेल्स जो हमारे सुनने के काम आते हैं, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, ये वहाँ पड़े होते हैं किसमें? बेसिलर मेम्ब्रेन में।
इसके अलावा उनका कहना है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं साउंड, ये किस वे में साउंड को लेते हैं, कौन से इनके सेल्स कौन सी फ्रीक्वेंसी को किस तरह लेते हैं। उनका कहना है कि लो फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये जब आपके ये रिसेप्टर सेल्स रिसीव करते हैं तो ये कम वाइब्रेट करते हैं, विल मेक द मेम्ब्रेन वाइब्रेट एट द लेस स्टिफ, मतलब कम मेम्ब्रेन को कम वाइब्रेट करते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी जब आप की होती है साउंड की, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, स्टिफर एंड ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। लो फ्रिक्वेंसी हो तो लेस स्टिफ, कम स्टिफ मतलब कम सख्त, और ये अपर सेल्स होते हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है। लेस स्टिफ और अपर सेल्स लो फ्रिक्वेंसी के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी लो एंड स्टिफर एंड ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट, ठीक है। सख्त जो हिस्सा होता है ना उस मेम्ब्रेन का, वो फिर वाइब्रेट होता है हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से, ठीक है। उसके बाद जी ये कन्वर्ट करते हैं सेल्स न्यूरल सिग्नल्स में, जो हमारे दिमाग तक जो जिसमें में साइंस सिग्नल जाते हैं ये उनमें कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये ले जाए जाते हैं ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक, जो कि कंट्रोलर है, सेंट्रल रिसेप्टर है इस सब का। मेन तो चीज़ वही है ना, समझना तो उसी नहीं है ना, ठीक है। टॉपिक नंबर 76 इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स। ये जी अब अलग ही उन्होंने निकाल दी हुई है। अच्छा, बहरहाल इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स में क्या होता है कि हम साउंड्स को बस मैयर करते हैं, बस सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं सीधे सीधे अल्फाज में, साउंड्स को मैयर करते हैं बस। क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मतलब वही ना कि हमने क्वांटिटी निकालनी है, मैयर करना है, एक हमें मैयर शुदा ना चाहिए चीज़ कि हम जिसमें मैयर कर सकें साउंड्स को कि कैसी वेव्स हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या है क्या है क्या है, ठीक है। वही बात होगी, इट अटेम्प्ट्स टू करेक्टराइज स्पीच इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड नंबर्स। हाँ जी, हमें नंबर्स में चाहिए जी साउंड, हमें उसकी क्वांटिटी पता करनी है, हमें उसे मैयर करना है। तो जी इसका पहले वाला ही इन्होंने जो हमने पहले पढ़ा के जो स्पेक्ट्रोग्राफ्स था, वो जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके ज़रिए हम जो इमेज हमें देता है वो साउंड्स की फ्रिक्वेंसी की, या जो भी ओवरऑल हमारी जैसी भी साउंड निकली है वो उसकी एक हमें इमेज बना के दे देता है साउंड्स की, हम इसके ज़रिए मैयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपने याद रखना है, इट इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर पिच डिस्प्ले। अब उनका कहना है कि फॉर आर्टिकुलेटरी एक्टिविटी, जो बोलने के ऑर्गन्स हैं हम उसको भी मैयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। वो क्या है, रेडियोग्राफी, एक्सरे, लेरिंगोस्कोपी, इनसाइड लेरिंग्स, जो हमारे ये गले के जो हैं सारा सिस्टम, वो उसके इनसाइड देख सकते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ मूव कर रही है। ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने हैं। इसके अलावा ये आपने एमसीक्यूज़ देखने हैं कि नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंटल स्टडीज़ आर एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये है कि व्हेन अ थ्योरी और हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशन द रिसर्च इज़ एक्सपेरिमेंटल। आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, आपने ये सोच लिया, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वाली साउंड ऐसे निकल रही है, ऐसे ज़ुबान को ट्विस्ट करेंगे तो ये वाली साउंड निकलेगी। तो आप उसे टेस्ट करना चाहते हैं अपने इस हाइपोथेसिस को, अपने इस अंदाज़े को। आपने उसके लिए एक कंडीशन रखी है, कंट्रोल कंडीशन में आप उसे टेस्ट कर रहे हैं। तो वो अगर टेस्ट हो गया और वैसी ही साउंड निकली तो समझ लें वो एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपने वैसा ही अपना एक हाइपोथेसिस बना लिया और आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा। यही उन्होंने बताया कि नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंटल स्टडीज़ आर एक्सपेरिमेंटल। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है, ठीक है। अब आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो मैंने साथ साथ बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, ठीक है।
आपने फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फ़र्क याद रखना है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। ये रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस याद रखें, काफ़ी होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये 3 डिस्टिंक्ट फेजेस याद रखने हैं फोनेटिक्स के, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो ये सारा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये आपने 3 इसके जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है या ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, ये बस लिखने में उन्होंने ना गड़बड़ें की हुई हैं बहुत, मतलब इतनी ज़रूरत क्या है इतने कीचू मीचू करने की, सीधा सीधा भी बंदा लिख सकता है, पर नहीं, आपने सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, अपने अल्फाज में लिख के आ जाने हैं अगर वो पूछेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ना कि जो अकॉस्टिक फोनेटिक्स में ये वेव्स कैसे बनती हैं, ये आपने याद रखना है, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे बनती हैं। और मैंने ये आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, होप सो समझ आ जाए। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताएं जी कैसे वेव्स पैदा होती हैं, तो आपने ये सारा बयान कर देना है कैसे वेव्स बनती हैं, ठीक। इसके अलावा ये नाम आपने याद रखने हैं कि जो साउंड वेव्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, साइकिल, पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक। इसके अलावा ये जो 3 बोन्स हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये क्वेश्चन के हवाले से, दोनों हवाले से ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। इसी के साथ और तो कुछ ख़ास नहीं है, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। होप सो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल क्वेश्चंस आर देयर, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।